Next stop, Germany. अच्छा जी, मेरे साथ जैन भाई हैं। ये तकरीबन 1 डेढ़ साल इनको भी हो गया है, तो इनकी थोड़ी सी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग सी है और इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद आप लोगों के काम आ जाए, क्योंकि इन्होंने इधर आके हाउस बिल्डिंग चेंज की है। तो हम आज इनसे पूछेंगे कि जैन भाई ने जो चेंज की है उनको क्या कम्प्लिकेशंस आई हैं और किस तरह चेंज किए है, क्या ये इजी था या मुश्किल था। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टार्ट से लेंगे कि उन्होंने कब स्टार्ट की थी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पे कितना एक एक्सपेंस आया था, कहाँ से की थी, किस सिटी से की थी और कितना अरसा लग गया था और कब इधर पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, इधर आके वॉल्यूम का कैसे मैनेज किया है और अभी चेंज की है तो उसमें कितने अरसे में चेंज हो गई है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानेंगे, मे भी इसमें आप लोगों की कोई हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ का एक वो जानना चाह रहे होते हैं कि अगर हम इधर से किसी भी हॉस्पिटल पे जाते हैं, उधर जाके चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी जैन भाई से पूछते हैं कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन इनसे यही होगा कि इन्होंने कब लैंग्वेज स्टार्ट की थी और पाकिस्तान में किस सिटी से की थी, किस इंस्टीट्यूट से की थी, कितना टाइम लगा था, क्या ड्यूरेशन लगा था और जो है ना क्या मतलब बीच में से कोई डीमोटिवेट हुए थे, छोड़ दिया था या कंसिस्टेंसी से सीखी थी, मतलब लगातार ही करते रहे हैं या फिर कितना खर्चा आ गया। ठीक है, तो जैन भाई बताएं पाकिस्तान में किस सिटी से आपने की थी। मैं बेसिकली गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ हम्म, और लैंग्वेज भी मैंने 2020 में तकरीबन 2020 के लास्ट पे सितंबर में शुरू की थी ठीक है। और लैंग्वेज भी वहीं से की थी हम्म, और A1 शुरू किया था सिर्फ चेक करने के लिए कि इंस्टीट्यूट अच्छा है या कैसा है। तो A1 की बेस जो होती है ना किसी भी लैंग्वेज की बेस हाँ, जो होती है वो अगर आपकी अच्छी इम्पोर्टेंट होती जाती है। है तो वो फिर हाँ, आप अगली चीज़ें ना सिर्फ टीचर ही ऐसे नहीं ही, आप खुद भी सीखते जाते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। तो A1 मेरा जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा गया था। हम्म, उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया, A2 किया था और फिर उसके बाद B1 किया था। हम्म, एग्ज़ाम मैंने नहीं था दिया, मैंने डायरेक्ट B1 का एग्ज़ाम दिया था। उसकी वजह ये थी कि जो लास्ट एग्ज़ाम होता है वही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने A1 ना भी दिया हो तो वो चल जाता है, जैसे कि ये चीज़ सबको ही पता होगी। ऐसे ही काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो है ना अलग अलग से A1 A2 का देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर आप लोगों की B2 रिक्वायरमेंट है तो आप जस्ट डायरेक्ट जाके B2 का दें। और दूसरी बात, आप लोगों को लाजमी नहीं है किसी इंस्टीट्यूट से सीखें, आप घर बैठे भी सीख सकते हैं और जो है ना कोई भी लेवल आप जिस लेवल की अपनी तैयारी करनी उधर तक आप जाके, बेहतर यही है कि आप तैयारी सेल्फ अगर कर रहे हैं ना तो एंड पे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो किसी इंस्टीट्यूट से करवा लें, क्योंकि उनको पैटर्न का पता होता है, सब कुछ पता होता है, तो आपके लिए बेहतर रहता है। आपकी वो फ़ी जो एग्ज़ाम की होती है वो ज़ाया नहीं जाती। ठीक है, तो इस तरह करके आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उधर से करवा लिया करें, बाकी जो है सेल्फ बाकी कर लिया करें, तैयारी सेल्फ पे हो जाती है यूट्यूब से। जैसा कि अब मैं सबको बताता हूँ, जर्मन स्पीकर क्लब बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, इसका है इंडिया का। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने B1 की अपनी तैयारी उधर से की थी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत और भी बहुत चैनल्स हैं, तो उनके पूरे पूरे कोर्सेज पढ़ें, आप उनसे सीख सकते हैं, सेल्फ पे आप कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम फिर भी रिकमेंड करेंगे आप किसी इंस्टीट्यूट से कर लें अच्छे से, तो एग्ज़ाम आप फाइनल उसी का दो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, B1 है चाहे B2 है। तो बेसिकली मैं पहले स्टूडेंट लीग पे आना चाह रहा था, हम्म, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट ने जो है ना वो काफ़ी टाइम लिया था, उस जिसकी वजह से मेरे तकरीबन 1.5 से 2 साल जो है ना वो ज़ाया हो गया था। ठीक है। और मेरा B1 भी पुराना होता जा रहा था, हम्म, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं होती, लेकिन वो एक एम्बेसी को होता है कि काफ़ी देर पहले इसने किया हुआ है तो अब तक हम्म, शायद ये लैंग्वेज भूल गया हो या ऐसे जो ही, है। ऐसे ही। तो फिर जो है ना मैंने कंटिन्यू रखने के लिए ना B2 के खुद से 2 मॉड्यूल किए थे, जो कि ज़रूरी नहीं थे, बट मैंने वैसे ही किए थे कि चले हाँ, हाँ, एक कंटिन्यूएशन मेरी इसके साथ रही। ऐसे ही है। तो एक इधर मेरा एक क्वेश्चन है, फर्ज करें किसी बंदे का जनवरी में एक्सपायर हो गया। ठीक है, हम्म, अब उसका मार्च में फर्ज करो अपॉइंटमेंट है, हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए? एक मॉड्यूल B2 का करके जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, B2 का अगर आप 1 से 2 मॉड्यूल करेंगे तो मेरे केस में ये हुआ था कि जब मैं अम्बेसी गया था तो मुझसे उन्होंने फिर, चूँकि 2 मॉड्यूल थे, फिर अम्बेसी ने मुझसे B2 कंप्लीट मांग लिया था, हाँ, क्योंकि मेरा B1 जो था वो काफ़ी पुराना था, तकरीबन ठीक है। उससे अगर 6-8 माह पुराना था। ज़्यादा पुराना होगा तो वो पूरा मांगते हैं, फिर वो फिर वो कहते हैं B2 पूरा करो फिर। सभी केस में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था। अच्छा, लेकिन फिर? मेरा वो लेटर प्रोफेशनल लेटर थी कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से वो चल गया था। अच्छा, अच्छा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने
एग्ज़ाम भी दे दिया था, जिसमें से मेरे 3 मॉड्यूल क्लियर हो गए थे हाँ। और एक मॉड्यूल मेरा जो है ना वो रह गया था। और मेरी नज़र में ये है कि अब B2 अगर आप उधर से कर लेते हैं तो बहुत बेहतर रहता है इधर आपके सर्वाइवर के लिए, और उधर भी आपको जो है ना, हाँ अगर मिनिमम अगर आप लोग सेल्फ पे करना चाहते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ B2 पे लो। इधर वाले जो एम्प्लॉयर होते हैं आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं, प्लस आपको जो है ना कॉन्टैक्ट भी देते हैं, आपका इंटरव्यू भी करते हैं। जब आपके पास B1 होता है ना, तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको रिस्पॉन्स तो देते हैं बट वो कहते हैं नहीं हमें नहीं ज़रूरत। ठीक है, सेल्फ अप्लाई के लिए आपको अगर अनरखैनुंग होती है, B2 होता है, तो आपको प्रायोरिटी देता है, आपको टाइम देता है, आपका इंटरव्यू करता है, आपको जो है ना वो ज़्यादा वो वैल्यू देता है। ठीक है, आपकी जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इस तरह आपको मतलब अगर आपके पास B1 है और आपके पास अनरखैनुंग भी नहीं है, मे बी आपको थाउजेंड्स एप्लीकेशंस देनी पड़े, मे बी कोई होगा आपकी किस्मत में वो जाके आपका लगे, लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो नहीं होता। लेकिन आपको अगर हाँ अपना टाइम बचाना है तो आप ये जो 2 चीज़ें पूरी कर लें, तो आप अगर सेल्फ एप्लीकेशन करें तो आपको एक अच्छा आपका वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। क्वेश्चन है कि आपको लैंग्वेज करने में पहले तो बताएं इंस्टीट्यूट का नाम बताएं और कितना खर्चा आया था और कितना ड्यूरेशन लगा था। इंस्टीट्यूट का नाम था जर्मन लैंग्वेज स्कूल। ये लाहौर में था? नहीं, ये गुजरांवाला में था। ठीक है। और ये स्कूल के साथ उनकी कंसल्टेंसी भी थी। ठीक है। जिसमें वो फैमिली केसेस और स्टडी केसेस और हाउस बिल्डिंग केसेस को वो डील करते हैं। और लैंग्वेज का जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वो था इंस्टीट्यूट। कितना एक लेते थे तकरीबन? जब मैंने किया था तब वो अराउंड 80,000 एक लेवल का कर रहे थे। ठीक है, 80,000 एक लेवल का। ठीक है, मींस के अराउंड 2 लाख के करीब वो आपके 3 लेवल आपके होते थे। और लेकिन अगर आप लैंग्वेज खुद से भी करते हैं ना, अगर आप बेस अगर अच्छी बना लेते हैं हाँ, तो A2 B1 जो है ना वो आप अगर आपके पास मटेरियल है, बुक्स है, आप खुद बाय करके खुद भी आप जो है ना वो पढ़ लेते हैं। और सारा मटेरियल जो है यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, वहाँ पे सारा पूरे matter कोर्सेज भी है। लोगों के पड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, तो वहाँ से भी बड़ी हेल्प हो जाती है। कुछ ऐप्स हैं जो कि आपको बेस बनाने में बड़ी हेल्प करती हैं। हाँ, इसमें से एक मैं रेकमेंड करता हूँ, डुलिंगो ऐप है। Duolingo है। ठीक है। वो आपको A1 के लिए बड़ी रिकमेंडेड है। B1 था वो हाँ। मैंने कह लें कि 50% जो है ना वो सेल्फ पे किया था। ठीक है। और जब मैंने B2 का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सिर्फ मटेरियल निकाला था गोइथे की वेबसाइट से। हाँ, और मैंने खुद कोई 4 से 5 मॉडल पेपर किए थे और मैंने जाके एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो मेरा वो क्लियर हो गया था। मतलब ये ड्यूरेशन कितना लगा आपको A1 से B2 तक का? B1 तक जो है ना वो मेरा अराउंड 10 माह के करीब मेरे लगे थे। ठीक है, कंसिस्टेंसी से मतलब इसमें हाँ, बीच में कोई बिल्कुल, गैप नहीं है। बीच में कोई गैप नहीं था। ठीक है। और चूंकि अगर आप खुद करते हैं तो आप बहुत तेज भी कर सकते हैं, मतलब 6 माह के अंदर आप कोर्स ऐसा ही है, कंप्लीट कर बंदे सकते पे हैं। डिपेंड करता है कितना डिपेंड हुआ। करता है हाँ, मेन पिकअप एग्जाम पार्ट उसका। हाँ। कि आप एग्जाम फर्स्ट टाइम अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर तो वो जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का जो है ना वो एक आध मॉड्यूल जो है ना वो फंस जाता है, वो फंस फिर जाता है। बार वो बार फिर देना पड़ता है। वो- हाँ, नहीं जस्ट लर्निंग पीरियड में बिल्कुल। जानना चाह रहा हूँ कि लर्निंग पीरियड वो तो डिपेंड करता है उनकी अपने उस पे वो कितने मेरे अराउंड 10 से 11 माह जो है ना वो लगे थे। B1 तक। बिल्कुल। और B2 के लिए सेपरेट आपको मतलब कितना B2 का मैंने सिर्फ एक माह के अंदर तैयारी की थी और मैंने एग्जाम दिया था। कर लें 1 साल में आप B2 तक Around पूरी कर लेते हैं, overall तैयारी एक कर साल लेते जो है हैं। वो गया था। बिल्कुल। ठीक है, और एक्सपेंस कुल मिला के कितना है कहा गया था लैंग्वेज पे आपका? लैंग्वेज में अराउंड में अगर एग्जाम्स भी डालूँ तो अराउंड कोई 3.5 लाख मेरा खर्चा था। 3.5 लाख। ठीक है, मैंने भी ये कहा हुआ है 1-2 बार कि आप लोगों का मैक्सिमम जो खर्चा जा सकता है वो 4-4.5 लाख तक जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, नहीं तो उससे नीचे ही होता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बाद हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो एक तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेन चीज़ 2 चीज़ें। ये किस तरह मैनेज की थी? जब मैंने बुक की थी अपॉइंटमेंट 2023 के लास्ट पे, क्योंकि स्टूडेंट कुलीग के लिए मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया था। तो 2023 के लास्ट पे मैंने बुक की हुई थी अराउंड अगस्त सितंबर में। तब वो एक ही कैटेगरी थी स्टूडेंट होल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाली। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 माह के बाद कैंसिल हुई है एम्बेसी की तरफ से। फिर वो जब उनका पोर्टल रिफ्रेश हुआ है तो वहाँ पे वो उन्होंने प्रॉपर एक कैटेगरी रखी थी हाउस बिल्डिंग की। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने सेम डे में बुक की थी और मेरी 2 दिन के बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी थी। अच्छा। तो लेकिन तब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो मुझे ये था कि शायद उन्होंने गलती से जो है ना अपॉइंटमेंट दी है। तो वो मैंने कैंसिल करके दोबारा बुक की थी, तो वो फिर दोबारा 3 दिनों के अंदर आ गई थी। ओह, तो बड़ी लकी हैं भाई। ऐसे लोगों की 6-6 महीने से नहीं आ रही। फिर सुना था कि वो फिर पता चला कि नहीं, हॉस्पिटलों की अब इन्होंने 1 वीक के अंदर अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट की है। अच्छा। जिसकी वजह से मैंने 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक करके कैंसिल की थी। इससे कोई मसला नहीं, तो लोग कहते हैं रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग एक बार बुक करें तो उसी पे कोशिश करें, वो करें। कोशिश ये है कि जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाए या आपके पास कोई ग्रीन सिग्नल हो कि मुझे 1 माह के अंदर मिल जाएगा,
फिर आप बुक करते। लेकिन अभी भी अब जो है ना वो अपॉइंटमेंट, हाउस बिल्डर की अपॉइंटमेंट का टाइम जो है अराउंड 4 to 5 मंथ्स अराउंड एवरेजली चला हाँ गया। हाँ एवरेज 5 मंथ है, नहीं तो 6 मंथ भी हो जाता है, मतलब बिल्कुल। इतना भी हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि यार जैसे ही हमारा B1 या B2 कंप्लीट हो तो हम मज़ीद टाइम ना वेस्ट करें, हम अपॉइंटमेंट भी आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाए। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों को ग्रीन, जैसे भाई ने कहा है जैन भाई ने, कि अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि हाँ मुझे उम्मीद है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो 6 मंथ पहले, कॉन्ट्रैक्ट लेने से 6 मंथ पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कर देनी है, ताकि वो नहीं 6 मंथ के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट भी अचीव कर लें और अपॉइंटमेंट भी आपकी आ जाए। इस तरह एक हो सकता है पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जैन भाई से, कॉन्ट्रैक्ट का कैसे लिया है, कहाँ से लिया है और कितने का पड़ा था? ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जिनसे मैंने लैंग्वेज की थी, हाँ। मुझे उन्होंने ही अरेंज करके दिया था। हम्म। और इस पे अराउंड मेरा जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा था वो हाँ। अराउंड 5 से 6 हज़ार यूरोस का था। ठीक है, वो जो तब कि की बात आप, है, अभी तो ज़्यादा मुझे लगता है अब चार्ज तो कर रहे लोग हैं। इससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और लोग पे कर रहे हैं इतने। ठीक है। ठीक है। आप ये समझ लें कि आप 5-6 हज़ार यूरो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का जो खर्चा है ना वो नॉर्मल एवरेजली चल रहा है। ठीक है। और इससे पहले अगर बहुत से लोग जो है ना वो खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए रेकमेंडेड है कि आप अपने आप को कम से कम 6 से 8 माह ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि आप एक हफ्ता अप्लाई करें और अगले हफ्ते आपको जो है ना वो नहीं, रिप्लाई आना स्टार्ट हो ऐसा जाए। नहीं होता। ठीक है। मिनिमम रिप्लाई आने में बिल्कुल। 2 वीक्स 3 वीक्स लगते हैं, और उसमें भी मतलब आपको देखना होता है कि क्या टाइम क्या चल रहा है, कब। अच्छा, लोग पूछते हैं कब अप्लाई करना चाहिए, इसकी पूरा साल एप्लीकेशन आप जब चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मार्च और सितंबर का इंटेक लगता है ना, फर्स्ट करें आप सितंबर में आना चाह रहे हैं तो मार्च जैसे ही ख़त्म उसके 1 या 2 वीक बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि उनका जो इंटेक वो स्टार्ट होता है उसमें थोड़ा बिजी होते हैं 1 हफ्ता, लेकिन उनका जैसे ही वो सीधा हो जाता है ना 1-2 हफ्तों के बाद, ठीक है, 2 हफ्ते, तो उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। उसके 1.5 या 2 मंथ जो होते हैं वो मेन होते हैं, उसी के अंदर उनकी सीटें फुल हो जाती है। ठीक है, किसी की ऑलरेडी हुई होती हैं, किसी की जो है ना 1 या 1.5 मंथ के अंदर हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का जो है ना बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप सितंबर में आना चाह रहे हैं तो मार्च के आप सेकंड वीक में जब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप मई तक, मैक्सिमम आप मई तक अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्रैल के 15 अप्रैल तक आप लोगों के ज़्यादा चांसेस है। उससे ज़्यादा जब जाएंगे ना, मई से जब क्रॉस करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम होते जाएंगे, बहुत कम कंपनीज होंगी जिनके पास प्लेस पड़ी होगी। तो इसलिए यही एक है कि आप, और अप्लाई करने में भी आप लोग लगातार बहुत सारी एप्लीकेशंस सेंड करेंगे, तभी जाके आप लोगों का कोई ऐसा कोई रिस्पांस वो आएगा। जैसे 500 एप्लीकेशंस आप लोगों को डालनी होगी। ठीक है, अपना माइंड सेट करना है कि मैंने 1000 एप्लीकेशन डालनी है, तो उनमें से कोई जाके आपका वो आएगा। कितने अरसे में आपका वीज़ा लग के आया था, उसका स्टोरी ज़रा बता दें। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था मेरी अपॉइंटमेंट थी अराउंड 1 मार्च को। हाँ। और उस टाइम पे एम्बेसी का कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे थे ठीक जिसकी है। वजह से उन्होंने ओवरऑल वीज़ा जो थे ना वो डिले किए हुए थे। तो मेरा अराउंड कोई 2.5-3 माह का टाइम लग गया था। ठीक है। लेकिन वो एक इशू था उस टाइम पे। ठीक है। अदरवाइज जो ओवरऑल नॉर्मल टाइम था ना वो 15 से 20 दिन के अंदर आपके वीज़ाज आ रहे थे। ठीक है। हर कैटेगरी के, बेशक वो हाउस बिल्डिंग है या मास्टर्स है या बैचलर्स है। लेकिन वो उस टाइम पे थोड़ा सा बैड सीन था। हाँ। तो वो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। विद इन 3 मंथ आपका जो है ना वीज़ा लग के आ गया था। तो आप लोगों का मतलब, मेरा 25 डेज में लग के आया था। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आगे कितना है उनके पास एप्लीकेशंस पड़ी हैं या कितनों के वो, अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन जो मैक्सिमम है ना वो 3 मंथ के अंदर आपका, 2.5 से 3 मंथ में जो है ना आपका लग के आ जाता है, जो मैक्सिमम है। तो नहीं तो उससे कम में ही लोगों का लग के आ जाता है, महीने में, किसी का 1.5 में, किसी का 2 में। तो उसके बाद चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें आप अपने टिकट कराइए, आप इधर आ गए, ठीक है। इधर आके आते साथ ही आपको कोई जो वोनूम का है, रिहाइश का, अकोमोडेशन का आपका अरेंज था या आपने खुद किया है? मैंने अप्लाई खुद किया हुआ था और जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उससे 2 दिन पहले ही मुझे एक जगह से रिस्पॉन्स आया था। और मैंने जिस दिन लैंड किया था उसी दिन ही जो है ना वो मैं उस वोनूम पे पहुंचा था। मैंने मीटिंग ठीक है। अरेंज की हुई थी। अच्छा, और तो कहाँ से मुझे की थी, कैसे की थी? 2-3 जो बहुत मशहूर वेबसाइट्स हैं, कैसे? क्लाइनेंसाइगे क्लाइनेंस है है कि? और ईमो स्काउट है, ये 2-3 हैं
इसमें वो स्कैम भी होता है कि वो कहते हैं आप हमें 100 यूरो आप सेंड कर दें, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ये करते हैं, वो काम नहीं करना, कुछ भी उनको सेंड नहीं करना। उनको जो आपको फ्री में अपॉइंटमेंट दे रहा है ना, तो वो कर लेना। उनको कहना है मैं इस डेट को आ जाऊँगा, मैं अपॉइंटमेंट कर लेता हूँ, मुझे अपने वो नू दिखाना है, तो मैं फिर वो जो है ना ले लूँगा, आपको पे कर दूँगा। तो वो ज़्यादा बहुत पहले से नहीं बुक करनी होती, आई थिंक सो पहले जो है ना लास्ट मंथ में आप लोगों को वो अरेंज करनी हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इधर अवेलेबल नहीं होती इधर आपको क्योंकि ये अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपने कितने अरसे में आपको ये मिल गई थी, मतलब कितना अरसे में आपने मेरा जो वीज़ा आया था ना अराउंड 1 मंथ पहले आया था मेरी फ़्लाइट से। ठीक है, तो मैंने तभी शुरू कर दिया था। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई जो ओनर होता है आपका, वो अगर आपको ये बोलता है कि हम पहले आपको 1 माह अपने पास रखेंगे, ठीक है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा, ये वो इस तरह की वो प्रोबी आपको साइड का वो कह रहा होता है, हाँ। स्टोरी सुनाएगा, तो आपने उससे थोड़ा सा गुरेज करना है, क्योंकि ठीक है। वो सिर्फ 1 माह का आपसे खर्चा निकलवाएगा, आपको आपकी अनमेल्डिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं करवाएगा, और उसके बाद आपके वो जितने भी पैसे होंगे 300 350 आपसे जो लेगा, हाँ, वो आपकी ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका वही पैच स्टार्ट हो जाएगा, नई वॉल्यूम ढूंढना और ये सारी हाँ, चीज़ें। बिल्कुल, अगर तो कोई आपका कोई दोस्त है, जैसे कि मेरा एक गुड लक था, तो हाँ, आप उनके पास स्टे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस कोई जानने वाला नहीं है, फिर आप या तो होटल्स में रहेंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव जाएगा, एक्सपेंसिव है। और बहुत मुश्किल फिर आपके लिए हो जाएगी। वो इधर ये होता है कि हॉस्टल में बंदा रह सकता होता है साथ ही, कोई ट्राई किया और था आपने? नहीं, मैंने नहीं किया था, लेकिन हॉस्टल्स की ऑफ़र भी थी, लेकिन हॉस्टल है होती एक चीज़ सस्ता ही है, लेकिन आपको अगर आप हाउस बिल्डिंग पे आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही तो अनमेल्डिंग पे सब कुछ, आपका बैंक अकाउंट, हाँ, आपका इंश्योरेंस, आपकी आपका जो हर चीज़ उसी फर्स्ट पे बनती है। बिल्कुल आप ये समझ लें कि आपकी अनमेल्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन, उस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती स्लिप है। का, हाँ, उसी पे सब कुछ आता है, बिल्कुल। हाँ। और अगर वो अनमेल्डिंग ना होगी, जो कि हॉस्टल में नहीं पॉसिबल पॉसिबल, तो वो फिर आपकी सैलरी भी नहीं नहीं आएगी। आएगी जब तक आपकी अनमेल्डिंग नहीं होगी, आपका अकाउंट नहीं बनेगा बैंक अकाउंट, जब तक बैंक अकाउंट नहीं होगा सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल। ये होता है कनेक्टेड, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो चलें, आपका वो उनका इस तरह हो गया, बिल्कुल। आपने आके स्टार्ट कर दिया उस बिल्डिंग, ठीक है। आपका पहले से माइंड था कि आप चेंज करोगे? नहीं, मेरा पहले माइंड नहीं था, क्योंकि चेंज सबसे पहले तो ये है कि चेंज क्यों करनी है आपने। कि अगर आपको अपनी फील्ड नहीं पसंद, आपने सिर्फ एक फील्ड पकड़ी है कि मैं हाँ, किसी तरह जर्मनी पहुंच जाऊं, हाँ, फिर और तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं फील्ड चेंज करूँगा। हम्म, तो अगर आप कोई बहुत सी हाई लेवल पे जाना चाह रहे हैं, जैसे आईटी की बहुत यहाँ पे हाँ, बहुत डिमांड भी है, लेकिन नर्सिंग बिल्कुल, आईटी, लेकिन उस फील्ड में आपके लिए जो क्वालिफिकेशंस है ना, वो भी डिपेंड करती हैं। बिल्कुल आपके पास मिनिमम इंटर होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट होना चाहिए, या यहाँ पे जो अभी हो रहा है वो 13 साल का है। 13 साल का, तो हाँ, हमारा 13 जो ईयर पाकिस्तान एजुकेशन, में है वो 12 साल का है। बिल्कुल। और तीसरी जो चीज़ है वो लैंग्वेज भी, बहुत सी कंपनीज जो है वो C1 तक आपसे रिक्वायर्ड करती हैं, बिल्कुल जो कि मेरे नहीं हमारे ख्याल यहाँ के लोग करके आते हैं, B2 भी नहीं लोग करके आते, इवन के अब तो A2 पे लोग आ रहे हैं। तो अच्छी फील्ड में जाना है जिसकी हाई बिल्कुल। डिमांड हाई पेड है, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। आपको B2, आपके पास मिनिमम B2 होना आपकी अपनी चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए अपनी उसके लिए। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका चेंज होगा, नहीं तो नहीं, इस तरह नहीं चेंज होगा, ठीक है, चाहे आप इधर खुद आ भी जाएं। तो इसलिए अगर आप आते हैं, फर्ज करें आप रैनिंग में आ जाते हैं, या आप गैस्ट्रोनॉमी में आ जाते हैं, आप कहते हैं मैं उधर जाके मैं नर्सिंग में करूँगा, या मैं जो है ना आईटी में जाके करूँगा, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम, आपके पास आप ये इंटरमीडिएट प्लस उसके पास आप 2 सेमेस्टर करके हैं, मतलब 13 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मिनिमम B2 होना चाहिए, तभी आपका चेंज होगा, नहीं तो आपका अच्छी फील्ड में नहीं हो सकेगा। अच्छा चलें, आपने चेंज किए तो किस तरह, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और किस तरह फाइंड किए? सबसे पहले बताएं किस तरह फाइंड किए कि आपने चेंज करनी है, किस दूसरी कंपनी में जाना है, उसको किस तरह फाइंड किया? इसके काफ़ी ज़्यादा वेज हैं कि एक तो आप अपने नियर बाय कुछ कंपनीज देख लें। सबसे पहले आप फील्ड का डिसाइड करें कि आपने कौन सी फील्ड, अगर फील्ड भी चेंज करनी है तो उस फील्ड से रिलेटेड कंपनीज फाइंड करें। ठीक है, किस तरह फाइंड करनी है, मतलब आपने हाउसबिल्डिंग.de पे जाके आपने देखना है कि इस एरिया में, या मैं जिस सिटी में हूँ, हाँ, इस मेरी फील्ड की कौन कौन सी कंपनीज हैं, बिल्कुल। उनका जो है ना वेबसाइट पे जाके उनका जो नंबर निकालना है, या क्या करना है, किस तरह सबसे पहले जो सबसे ईजिएस्ट वे है कि आप फिजिकली चले जाएं, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिजिकली? नहीं, पहले आप उनसे बात करेंगे, मैं उस बिल्डिंग ढूंढना चाह रहा हूँ, तो आप उनको, अगर वो उनकी चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब ये जी, कहेंगे? मुझे नई हाउस बिल्डिंग चाहिए आपके पास, तो आप उनको अपनी प्रोफाइल दे देते हैं। ठीक है, अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको बंदा चाहिए होता है,
तो वो फिर आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट वे तो ये है। दूसरा वे है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे Ausbildung.de है, Azubi मेक Dati। इट इन जर्मनी, हाँ। असूबी हो, और जो कंपनीज होती हैं उनके पर्सनल वेब जो पोर्टल होता है उन पे भी जो है वो लिस्ट हुई होती है कि हमें ये Ausbildung के लिए बंदा चाहिए। यहाँ पे अप्लाई करने का डिफरेंस और जो पाकिस्तान में आप करते हैं वो सिर्फ ये है कि आपका जब नंबर्स होते हैं, पाकिस्तान का नंबर होता है और एड्रेस होता है, वो वहाँ से ही आपकी रिजेक्शन हो जाती है। ऐसा ही है। फिर लेकिन जब आप यहाँ पे आके यहाँ का नंबर और एड्रेस डालेंगे जी, तो अपनी CV में। हाँ, आपको वो एक चांस होता है कि आपको वो कॉल कर लेंगे कि ऐसा ही आप आ जाएं, एक दिन हमारे साथ काम करें या इंटरव्यू दें। तो वो फिर एक पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ पे आके आपकी कम से कम 20-30% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज ऐसा ही कम्पेयर है। टू पाकिस्तान। ओके, ये इजी था आपके लिए दूसरी जो शिफ्ट करना, मतलब एक चेंज करना, या आपको फाइंड करना कितना इजी था? असल में ये डिपेंड मेरा किया है टाइम पे, क्योंकि मैं सितंबर में आया था और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये तीनों माह में फ्लेगे की Ausbildung स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है। फ्लेगे की Ausbildung एक ऐसी Ausbildung है जिसकी इनटेक्स तकरीबन हर दूसरे माह में स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है। अगर आप गैस्ट्रोनॉमी में आते हैं तो उसकी ज़्यादातर सिर्फ अगस्त में हो रही होती है, साल में एक दफ़ा। आईटी में भी बहुत सी जगह पे सिर्फ अगस्त में या सितंबर में स्टार्ट हो रही होती है। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं नई Ausbildung ढूंढने के लिए वो भी बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है। तो मुझे लकीली सितंबर में आया था और मुझे नवंबर में नई कंपनी में अलग अलग सिटी में मिल गई थी, तो वो मुझे काफ़ी इजीली मिल गई थी। तो अगर कोई बंदा आगे इधर फर्स्ट करें सितंबर में अपनी आगे स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो दिसंबर में अगर चेंज करना चाहता तो पॉसिबल नहीं है कि कहीं उसको जगह मिले, फिर मार्च में मिलेगी उसको। हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कंपनीज पे और स्कूल पे कि वो कोर्स कब से स्टार्ट कर रही है। ओके, तो आपका क्या तरीका था? मतलब उनको कॉल की थी या मेल की थी या क्या किया था, किस तरह? नहीं, मैंने मेल्स की थी। मैंने पहले अराउंड 10 से 15 कंपनीज का डाटा निकाला था, ठीक है। उनकी मेल्स वगैरह, और मैंने एक मेल लिखी थी और सब कंपनीज को फॉरवर्ड की थी। वही मेल। बिल्कुल, एक अच्छी सी सीवी डिपेंड करती है आपकी। और फ्लेगे में मेरे नज़दीक जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको, क्योंकि फ्लेगे में रिक्वायरमेंट बहुत रहती है हाई असूबीज डिमांड की, है। तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपकी सिर्फ लैंग्वेज ज़रा अच्छी होनी चाहिए, बाकी जो है ना वो आप टाइम के साथ साथ चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसे ही। तो आपने जब चेंज किया आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे? मुझे जो है ना वो सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे और लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स थे। इस पिछली कंपनी से आपको क्या चीज़ लेके जानी थी उनके पास? पिछली कंपनी से कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, लेकिन अगर कोई कंपनी रिक्वायर्ड करती है नई खुंडीगुंग कंपनी, लेटर वगैरह या खुंडीगुंग कुछ? लेटर मतलब डिटर्मिनेशन लेटर जो है ना वो determination आपको रिक्वायर करती है कि आप पिछली कंपनी से ला के तो वो आपने सिर्फ उनको बोलना, वो आपको निकाल के दे देते हैं। और इस तरह का कोई नहीं चीज़ चाहिए, जैसे ऑफेंटाइटल हो गया या नहीं, अरबाइट अलाउबनेस? आर्बाइट अलाउबनिस जो है ना, वर्किंग परमिशन जो होती है वो आप जब नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा तब आप वो बिहोर्डे जाते हैं, वो फिर आपको तब मिलती है। उसका पुरानी वाली कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एक चीज़ और भी मेरे माइंड में है कि बेहतर रहेगा जब आपको पता हो मैंने चेंज करनी है तो आते साथ ही ऑफ एंड आर्टिकल बनवा लें। वो बनता मतलब 2 महीने बाद ही है आपको, आते साथ 1 महीने, क्योंकि उसमें सैलरी स्लिप्स लगती हैं, मिनिमम की 2 सैलरी स्लिप्स लगती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका वो अप्लाई होता है, तो वो 2 सैलरी स्लिप्स आते साथ ही आप दस्ती जो है ना आप ऑफ एंड आर्टिकल बनवा लें ताकि आपको चेंज करने में ना और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो इजी रहेगा आपके लिए। तो आपके पास वो एक TRC हो जाएगा 3 साल का, ठीक है, आपकी जब तक Ausbildung होंगे। तो आपको ये जब खुंडीगुंग आप खुद ले लें या वो आपको कंपनी पुरानी वाली दे दे, तो आपके पास अगर Ausbildung नहीं भी होगी तो आपको टेंशन नहीं होगी, एटलीस्ट जो है ना आपके पास 3 साल का TRC होगा। तो फिर भी उस TRC पे आप 3 साल, ऐसे नहीं है कि आप Ausbildung कोई भी ना बैठे रहें, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। आपको सिलेंडर बिहोडे में वो मेल करनी होती है कि मुझे खुंडीगुंग होंगे उधर बिशाइड जागन, मतलब उनको बताना होता है, उन्हें इन्फॉर्म करना होता है लाजमी। नहीं करेंगे तो आपको 1000 का जुर्माना आता है अगर आप उनको विद इन मंथ आपको उनको आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे सिलेंडर बिहोडे को।
तो इस वजह से उनको लाजमी इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आपने जो है ना, बेशक आप ढूंढते रहें, उनको पता हो कि जो है ना ये इसके पास हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, अब जैन भाई से पूछते हैं, चलें आपने पुरानी कंपनी से शिफ्ट होने का मतलब चेंज करने का सोचा है, आपने चेंज किया, अपने हॉस्पिटल फाइंड कर लिए किसी कंपनी में, उनको इंटरव्यू दे दी है और उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट भी दे दी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप मतलब नॉर्मल आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं या आपको कोई और स्टेप भी मतलब वो फॉलो करना पड़ता है उस इंटरव्यू कुछ, मतलब जैसे कि मैंने कहा है, और उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, या वैसे ही आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं इन्फॉर्म? नहीं, बिल्कुल इजीली नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि जो आपकी वर्किंग परमिशन होती है वो कनेक्ट होती है आपकी पहले वाली कंपनी के साथ। आप सिर्फ उन्हीं के अंडर काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपने वो कंपनी छोड़ दी है, फिर आपने जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको नई कंपनी से मिलेगा, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके और कुछ एक दो फॉर्म्स होते हैं, वो आपने फिल अपनी जो न्यू ओनर होगा, न्यू आर्बिट गेबर होगा, एम्प्लॉयर जो होगा, न्यू उससे कंपनी का? फिल जी उससे फिल आउट करवा के वो आपने बेहोर्डे में लेके जाने हैं, आउसलैंडर बेहोर्डे, उस सिटी के जिस सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। ये नहीं है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन किसी एक सिटी में हुई है और आपकी जो कंपनी है वो दूसरे सिटी में है, तो आप उस सिटी के बेहोर्डे में रजिस्ट्रेशन, जाओ। हाँ, आपने ये अपने जो जिस सिटी में आपकी अनमेल्डिंग हुई है रजिस्ट्रेशन, उस सिटी में जो है ना वो आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो फॉर्म कहाँ से मिलता है आपको? वो न्यू जो एम्प्लॉयर होता है वही देता है या कहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ता अगर है? तो उनके पास अवेलेबल है, नहीं तो वो एक वेबसाइट है आरबाइट्स एजेंट हुआ उनकी, वहाँ से जो है ना वो डाउनलोड इजीली हो जाता है। वहाँ पे तकरीबन सभी फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और आप वो लेके जा सकते हैं। और कुछ बेहोर्डे वो फॉर्म रिक्वायरमेंट भी नहीं करते, जैसे मेरी दफ़ा वो रिक्वायर्ड उन्होंने किए ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ फ़तराल मुझसे लिया था कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा वही चल गया था। मतलब दोनों को कॉन्ट्रैक्ट लेके देते हैं, क्या थे, पुराने वाला भी और न्यू भी, या सिर्फ पुराना न्यू वाला? नहीं, पुराने वाला नहीं, नया वाला। नया वाला और लेके गए हैं और उनको जस्ट ये बोला है बिल्कुल कि इस कंपनी में मैं था और मैं अब चेंज करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल। तो उन्होंने वो कर दिया। और वो आपको ऑफेंस साल के साथ एक सूजेट ब्लड बोलते हैं, ब्लड ब्लड मीन एक पेज होता पेज है, होता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बंदा, ये जो पर्सन है, ये फलानी कंपनी में एज असूबी, एज अ फ्लेक फाक्राफ्ट, या कुछ कोई भी, भी हाँ। फील्ड है, आगे कंपनी का नेम वगैरह लिखा होगा। और जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जो हैं वो भी लिखे होते हैं कि आपको कितने अलाउड है, तो उस ठीक पर है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं आपकी टैटिश गाइड की। ठीक है। तो आपने फिर चेंज किया, इसमें और कुछ नहीं चाहिए आपको, जस्ट चेंज हो गया और आप स्टार्ट कर दिया हाँ, आपने, ठीक जब है। आपको वर्किंग अलाउंस मिल गई, फिर आप लीगली जो है ना वो अलाउड है काम करने के लिए। ठीक है। मेरा मेन क्वेश्चन इनसे इंटरव्यू करने का यही था कि आपने चेंज किया तो आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आई, और जो है ना आपने किस तरह इसको चेंज किया। और तो कोई मसला नहीं उधर भी। फिर वो ये होता है कि आप उधर जब जाते हैं न्यू कंपनी, अगर उधर आस पास है तो फिर तो ठीक है, अगर कहीं और किसी और सिटी में तो आपको अनमेल्डिंग उधर की और करवानी, फिर आपको क्योंकि इधर आपने बैंक अकाउंट बनवाया होता है वो भी उधर चेंज करवाना होता है, तो वो भी सब कुछ करवाया आपने? नहीं, ये डिपेंड नहीं करता, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप एक सिटी में काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है दूसरे सिटी में है, तो ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका जो जो नए काम होते हैं बेहोर्डे में, वो उसके लिए फिर आपको फिर उसी सिटी में जाना पड़ेगा तो जहाँ पे आपकी ये चीज़ है, अनवेल्डिंग हुई हुई है। ठीक है। तो आपकी मतलब इस तरह है कि आपके जो भी मसला मसाला होगा आपको दोबारा उसी सिटी में बिल्कुल, दोबारा वापस आना जिस पड़ेगा। सिटी में आपकी अनवेल्डिंग हुई हुई अनमेल्डिंग है। हुई हुई है तो आप अनमेल्डिंग उधर जब करवाते हैं फिर तो आपका सब कुछ उधर का हो बिल्कुल। जाता है। फिर आप बैंक में भी जाते हैं, उनको बताते हैं कि मैं चेंज कर लिए, ये पहले मेरा उधर था अकाउंट, क्योंकि आपकी जो मेन ब्रांच होती है वो जहाँ जहाँ आपने अकाउंट ओपन करवाया होता है तो वहाँ जाके उनको बताना होता है। चलिए, ये सब था। जैन भाई से हमने सब कुछ पूछा, उनकी जो स्टोरी थी। तो टोटल आपका जो 2022 में आपने 2020 में आपने स्टार्ट की थी लैंग्वेज, और 24 में इधर आके पहुँचे हो। बिल्कुल। ऐसे ही 4 साल की जर्नी थी, ठीक है, इतना आसान हम्म, नहीं था। मेरी अपनी स्टोरी जो है ना वो भी 2-3 साल की थी। तो आप मिनिमम जो एवरेज जो कर लें ना, वो 2.5 साल आप लगा लें इधर आने के, ठीक है, बिल्कुल। एवरेज। नहीं तो उससे आप 3 साल तक भी चले जाते हैं, 3.5 साल तक भी चले जाते हैं, किसी का जो है ना 1.5 साल में काम हो जाता है, या किसी का 2 साल में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एवरेज जो है वो 2.5 साल है सबका।
तो A1 से स्टार्ट करना, B1 या B2 तक जाना, फिर इधर सबको कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर इधर आना, तो इसलिए आप पेशेंस से आपने जो है ना बड़ा ही आपके पास वो होना, गेडुल्ड उसको जर्मन में कहते हैं, गेडुल्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप जो है ना आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये सब था। आई होप सो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और बहुत ही यूज़फुल होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।